अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है। मज़ीद लेक्चर में जाने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं मीनिंग से। मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, एक्चुअली इंटरप्रिटेशन है क्या। द टर्म इंटरप्रिटेशन इज derived from Latin term interpretari, which means to explain, to expound or to understand or to translate। ऐसा प्रोसेस जिसमें जज किसी लफ्ज़ का मतलब एक्सप्लेन करता है, एक्सपाउंड करता है, समझता है, तर्जुमा करता है, कानून की तशरीह करना। इंटरप्रिटेशन का सिंपल ये मतलब है कि किसी लफ्ज़ की वजाहत करना, उसको उसका तर्जुमा करना, जो असल मीनिंग है वो एक्सप्लेन करना। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे CRPC है, CPC है, ये क्या है, ये हमारे स्टैट्यूट है। इसका मीनिंग मतलब क्या है, तो इस चीज़ के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, सबसे पहला जो टाइप है वो है हर्मेनेटिक्स। हर्मेनेटिक्स क्या है, इट इज़ द थ्योरी ऑफ हाउ टू इंटरप्रीट रिलीजियस, फिलोसफिकल एंड लिटरेरी टेक्स्ट। This science is theoretical. In other words, it is dealing with different approaches to the question that how to interpret a text. ये थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल से इसका कोई लेना देना नहीं, कागजी बातों के साथ ये डील करता है। सिंपल क्या है कि हाउ टू इंटरप्रीट रिलीजियस, फिलोसफिकल एंड लिटरेरी टेक्स्ट, यानी किस तरह जो रिलीजियस है, फिलोसफिकल है और लिटरेरी टेक्स्ट है उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना। ये थियोरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल से इसका कोई लेना देना नहीं, ये कागजी बातों के साथ डील करता है। नेक्स्ट है एक्साजीसिस। एक्साजीसिस डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिकली इंटरप्रेटिंग a biblical text while applying a particular approach or theory of interpretation explored by hermeneutics। ये प्रैक्टिकल साइंस है, प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ ये डील करता है। कुरान की तशरीह को हम तफसीर कहते हैं और वो जो बाइबल की तशरीह करते हैं इसे एक्साजीसिस कहते हैं, यानी जो बिब्लिकल टेक्स्ट की तशरीह की जाती है उसे एक्साजीसिस कहते हैं। एक्साजीसिस, it is considered as a negative approach to interpretation. It is the type of interpretation where the interpreter mixes his own ideas, design or agenda in interpreting a particular text। इसको नेगेटिव साइंस कहते हैं क्योंकि इसमें जो इंटरप्रीटर है, वो जो तर्जुमा कर रहा है, वो मिक्स करता है, मिक्सेस हिज ऑन आइडियाज़, वो इसमें अपनी बातें मिला देता है, यानी कि अपनी कोई बात मिला देता है। तो इसलिए इसको नेगेटिव साइंस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इंटरप्रीटर जो ट्रांसलेट करता है वो मिक्स करता है अपने आइडियाज़ को। इसके बाद आता है तफसीर। द वर्ड तफसीर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड फसर, FSR फसर, विच मीन्स ओपनिंग और अनवेलिंग। तफसीर जो है वो वर्ड फसर से निकला है। फसर का मतलब है अनवेल करना, यानी कि पर्दा उठाना। There are two other approaches developed in correction to interpretation of Holy Quran। अब इसकी जो तफसीर है इसके मज़ीद दो काइंड्स है developed in correction to interpretation of Holy Quran। नंबर 1 है एनालिटिक अप्रोच, नंबर दूसरा है थीमेटिक अप्रोच। Analytic approach, the approach suggests the interpretation of Quran verse by verse। इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान जो है वो किस तरह करना है, वर्स बाय वर्स। कुरान की एक आयत पढ़े, इसका जो तर्जुमा बनता है, तफसीर बनती है, वो बयान करे, यानी कि वर्स बाय वर्स। दूसरा है थीमेटिक अप्रोच। द अप्रोच सजेस्ट दैट while interpreting the Holy Quran, the interpreter shall take a group of verses relating to a particular theme। अब इसमें क्या कहता है कि जो इंटरप्रीटर है, जो तफसीर कर रहा है, जो कुरान की तशरीह कर रहा है, वो क्या करता है, ग्रुप ऑफ वर्सेस लेता है रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर थीम, मतलब वो किसी एक चीज़ से जो है रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे मैंने पिछले जो लेक्चर्स है उसमें एग्जाम्पल दिया था
एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए है कि किस तरह से इन्होंने पहले में कहा, एनालिटिक में कहा कि वर्स बाय वर्स यानी कुरान की एक आयत पढ़े और इसका जो तर्जुमा बनता है वो करे। लेकिन दूसरे में ये कहा है कि ग्रुप ऑफ वर्सेस, यानी कि जो ग्रुप ऑफ वर्सेस को लेना है और फिर उसका जो पार्टिकुलर थीम यानी किसी एक चीज़ से वो रिलेट करता है, फिर उसको इंटरप्रेट करे। वो किस तरह से, इस एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। एग्जांपल जो है वो कुरान से मैंने नहीं लिया है, बल्कि वो QSO का है, लेकिन आपको समझने के लिए ये है। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आर्टिकल 16 क्या कहता है, अकम्प्लिस के बयान पर सज़ा दी जा सकती है, कॉर्पोरेशन की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर मगर 129B कहता है कि कॉर्पोरेशन की जाए। जब दोनों को इकट्ठा किया जाए तो मतलब ये हुआ कि अकम्प्लिस के गवाही पर सज़ा दी जा सकती है अगर जज चाहे, और अगर कॉर्पोरेशन की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर क्या हुआ कि एक जैसे सेक्शंस को इकट्ठा किया। अब पहले वाले में क्या कहा गया है कि अकम्प्लिस के बयान पर सज़ा दी जा सकती है, कॉर्पोरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 129B कहता है कि कॉर्पोरेशन की जाए। जब हमने इन दोनों को इकट्ठा किया, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो वर्सेस है, यहाँ पर तो सेक्शंस है पर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो दोनों वर्सेस है उनको अगर इकट्ठा किया जाए तो इसका मतलब क्या बनता है कि अकम्प्लिस की गवाही पर सज़ा दी जा सकती है अगर जज चाहे, और अगर कॉर्पोरेशन की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ वर्सेस जो एक चीज़ से रिलेट करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्सेस को लिया जाता है और उसको इंटरप्रेट किया जाता है कि आखिर इस लफ्ज़ का या जो ये बात की गई है इसका क्या मतलब बनता है। मतलब आपने उसको पूरा पढ़ना है और उसको इकट्ठा करके फिर समझना है। ऑब्जेक्ट एंड नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन अब क्या है, क्या मकसद है, क्या ज़रूरत है कि हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा। लैंग्वेज इज़ कंसीडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट it is the most unsuccessful medium of communication as it is full of ambiguities, vagueness, incorrectness. लैंग्वेज जो है वो इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग तो है, लेकिन वो अनसक्सेसफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी है। क्यों? क्योंकि उसमें एम्बिग्विटीज़ है, उसमें वेगनेस है, उसमें इनकरेक्टनेस है। तो जब किसी स्टैट्यूट में जो लैंग्वेज यूज़ हुई है उसकी लैंग्वेज में कोई एम्बिग्विटी है, वो लैंग्वेज क्लियर नहीं है, वो इनकरेक्टनेस है उसमें, तो इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको इंटरप्रेट करें। और अगर उसमें कोई स्टैट्यूट में कोई लैंग्वेज यूज़ हुई है और इसमें कोई भी ऐसी एम्बिग्विटी नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई वेगनेस नहीं है, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लीगल लैंग्वेज होती है वो बहुत टेक्निकल होती है, तो उसको समझने के लिए उसमें अक्सर ऐसे कुछ यूज़ हुआ होता है, लैंग्वेज ऐसी यूज़ होती है लीगल लैंग्वेज में जो कि समझ नहीं आती, तो उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। फिर तो इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे मैंने एम्बिग्विटी की बात की कि कोई लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज यूज़ हुई है उसमें कोई एम्बिग्विटी है। पिछले लेक्चर में भी मैंने ये एग्जांपल दिए थे। एग्जांपल है जैसे आई विल मीट यू एट द बैंक। तो अब ये जो सेंटेंस है इसमें एम्बिग्विटी है, क्योंकि इन द फर्स्ट इंस्टांस द वर्ड बैंक इज़, क्योंकि वो बैंक जो है वो, इस वर्ड में एम्बिग्विटी है बिकॉज इट मे मीन कमर्शियल बैंक और सी बैंक, यानी कि ये कमर्शियल बैंक भी हो सकता है, सी बैंक दरिया का किनारा भी हो सकता है। तो जो रीडर है या जो सुनने वाला है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब इसने मुझसे कमर्शियल बैंक में मिलना है या फिर इसने दरिया के किनारे, मतलब सी बैंक, कोई दरिया के किनारे मिलना है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इस सेंटेंस में क्या है, इसमें एम्बिग्विटी है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है द बिल वॉज किल्ड इन द हाउस। इसमें भी एम्बिग्विटी है, क्योंकि बिल जो है, अब एक बिल जो होता है वो एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट होता है जो कि पार्लियामेंट में पास होता है, और एक बिल जो किसी बंदे का नाम भी हो सकता है, जो किसी परिंदे का नाम भी हो सकता है। हाउस का मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, हाउस का मतलब ये भी होता है जहाँ पर लेजिस्लेचर्स जो कानून बनाते हैं वो इकट्ठे होते हैं और वो एक बिल पास करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ड यूज़ हुए हैं तो इसमें काफ़ी एम्बिग्विटी है, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है इंटरप्रिटेशन की। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि किस तरह से एम्बिग्विटी होती है लैंग्वेज में। अच्छा, हमने बात की कि
क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन की? लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जो लैंग्वेज स्टैट्यूट में यूज़ हुआ है अगर इसमें कोई एम्बिग्विटी है, क्लियर नहीं है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है। टेक्निकलिटी ऑफ लीगल लैंग्वेज, यानी कि जो लीगल लैंग्वेज जो होती है वो बड़ी टेक्निकल होती है, तो उसको समझने के लिए इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा है प्रिजम्पटिव लीगल बिहेवियर वर्सेस रियल फैक्चुअल बिहेवियर। अब ये क्या है? यहाँ पर हमें किस तरह से मतलब इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है? यहाँ पर हमें इस तरह से पड़ती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक होता है कत्ले आमद और एक होता है कत्ले शिबी आमद। अब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को स्टिक से मारता है, यानी किसी ऐसी चीज़ से मारता है जिससे इसके मरने का कोई इम्कान ही नहीं है। तो जब ये बात अदालत में जाएगी तो अदालत में ये इसका इंटेंशन तो लाजमी देखा जाएगा, जिस चीज़ से मारा गया है वो भी ज़रूर देखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है, इस पर जो है अभी अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्ज़ाम है कि आपने उसको कत्ल करने के लिए जो है ये स्टिक उठाया था। तो यहाँ पर अदालत क्या है कि वो ये जज ये भी देखेगा कि जो स्टिक उठाया गया, क्या इस स्टिक से इस बंदे की मौत हो सकती है, क्या इसकी डेथ हो सकती है स्टिक से, क्योंकि वो स्टिक है ही नहीं ऐसा कि उससे इसकी डेथ हो सकती है। जो हथियार यूज़ हुआ है वो कोई चाकू है या कोई और ऐसी चीज़ है जिससे उसकी मौत हो सकती है, तो फिर हम जज कह सकता है कि हाँ इसने जो है अटेम्प्ट टू मर्डर यानी उसको मारने की कोशिश की। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ यूज़ हुई है जिससे इसकी जो है वो डेथ नहीं हो सकती, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होगा? जो रियल फैक्चुअल बिहेवियर है उसको लीगल बिहेवियर के साथ मैच किया जाता है। जैसे कि कत्ले आमद यानी कि ये 302 का केस नहीं है। 302 का केस यानी कि उसमें उसकी इंटेंशन भी थी मारने की, और जो टूल यूज़ किया गया है वो भी ऐसा है कि जिससे इसकी मौत हो सकती थी। तो जज क्या करेगा कि वो यहाँ पर इस तरह से इस जो रियल फैक्चुअल बिहेवियर को लीगल बिहेवियर से इस तरह मैच करेगा कि ये 302 का केस नहीं है, बल्कि ये 316 यानी कत्ले शिबी अहमद, जिसमें उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसको जस्ट हर्ट करना था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हर्ट का केस हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स मैं अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।